राष्ट्र का निर्माण क्या होता है, इस बात को हम समझ लें। राष्ट्र का निर्माण होता है सामंतवादी जमींदारी मूल्यों को हटा के स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों को लाना। अब शिवाजी महाराज का राज्य हो या अकबर का राज्य हो, उनमें कोई दुनिया में सभी राजा अच्छे नहीं रहे, सभी राजा खराब नहीं हुए। शोषण व्यवस्था कॉमन रही है, उसमें कुछ कुछ राजा अच्छे भी रहे हैं। जैसे हम अपने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को याद करते हैं। शिवाजी महाराज एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में हैं, पर आज उनको एक अलग रूप दिया जा रहा है, वो उस पर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। पर मुख्यतः राजाशाही का सिद्धांत क्या होता है? राजाशाही का मूल सिद्धांत होता है लगान, टैक्स, टैक्सेशन। यहाँ आप वो आमिर खान की फिल्म को जरा याद कीजिए, लगान। लगान कैसे चलता है समाज में? लगान चलता है समाज में, गरीब किसान जमींदार को टैक्स देता है, जमींदार राजा को देता है, राजा महाराजा को देता है। ये टैक्सेशन सिस्टम जमींदारी का आधार है। और इसी के साथ एक ऊंच नीच चलती है, जाति की ऊंच नीच और लिंग की ऊंच नीच, स्त्री और पुरुष के बीच की ऊंच नीच। अब यहाँ जब हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन की बात करते हैं, तो हमारे सामने आता है इसमें अंबेडकर जी का क्या योगदान था। और अंबेडकर जी का योगदान बताने के लिए मैं अंबेडकर जी के 3 गुरुओं से उनकी बात शुरुआत करता हूं। आशा है आपको याद होगा, अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा आदर जो दिया, उन्होंने 3 व्यक्तियों को अपना गुरु माना। पहले गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिराव फुले। उन्होंने इनको अपना गुरु क्यों माना, उसको जरा समझने की जरूरत है। और यहां 2 चीजें और भी हम देखेंगे। बुद्ध धर्म के आने को डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांति कहते हैं। क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय समाज उस समय वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। अब इस पर मैं आता हूं, पर उसके पहले ये बता दूं, आजकल एक नया प्रोपोगेंडा चल रहा है। प्रोपोगेंडा क्या है? हिंदू समाज एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम, अरे ब्राह्मणवाद तो कुछ होता नहीं है, हिंदू समाज वेरी गुड, सब ज्ञान इसके पास पूरा था, दुनिया के सब लोग आते थे, हमारे ब्राह्मणों के चरणों पे बैठ के ज्ञान ले जाते थे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब खुद को महात्मा बनाने में क्या जाता है? प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ मुसलमान राजा आए, मुसलमान राजाओं के आने के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे इसमें वर्ण व्यवस्था आ गई, स्त्री पुरुष की असमानता आ गई। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। थोड़ा सा अगर आप देख लें, अंबेडकर जी ने एक किताब को जलाया था, याद कीजिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति को क्यों जलाया था? मनुस्मृति जो 2री शताब्दी के आसपास पूरी की गई, मनुस्मृति को जलाते समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, गुलामी, ये कानून, गुलामी मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और इस जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, पुरुष की ऊंच नीच के बीज कहां छुपे हैं, वो 2 चीजों को हम पहले समझ लें। गौतम बुद्ध पे आने के पहले समझिए ये वर्ण व्यवस्था कहां से आई। वर्ण व्यवस्था का अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप वेदों में चलिए। वेद में एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त क्या बताता है? बताइए वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल पूछते हैं उसमें, और जवाब में कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से विराट पुरुष के शरीर के 4 टुकड़े किए। मुंह से निकला ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। और स्त्री कहां से आई? स्त्री तो शूद्र अति शूद्र है, तो पैर के किसी भाग से आई होगी। ये हमारी वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच के सवाल का उगम यहां है। आज बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, और अभी अभी पिछले साल 3 किताबें निकाली गई। आप इशारा समझ लीजिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और वो है हिंदू जाति व्यवस्था। तो बड़े अच्छे कहते हैं यहाँ जो जाति व्यवस्था थी बड़ा अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसी के चलते अभी जो नई सरकार आई है पिछले 18-20 महीने से, कौन सी सरकार है ये? अच्छे दिन वाली ना? अच्छे दिन तो आ गए ना? अरे आ गए, किसके? सवाल ये है, अच्छे दिन आए हैं, किसके आए हैं वो बात अलग है। अंबानी के आए हैं, अडानी के आए हैं, उद्योगपतियों के आए हैं, किसी वर्ग के हैं। तो ऐसा गलत मत बोलिए कि अच्छे दिन नहीं आए। मैं मानता हूं कि अच्छे दिन आए, पर किसके आए वो बात अलग है। ये सरकार आई, इसने जगह जगह अपनी विचारधारा बताने के लिए नए नए अपॉइंटमेंट चालू किए। और एक अपॉइंटमेंट इन्होंने किया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च।
इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में इन्होंने वाई सुदर्शन राव नाम के एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया। वाई प्रोफेसर राव इज नॉट ए एकेडमिक हिस्टोरियन, उनका हिस्ट्री के डिसिप्लिन में कोई योगदान नहीं है। थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, मैं भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में रहा था, उनका कोई योगदान नहीं है। उन्होंने ब्लॉग लिखे, ब्लॉग्स में केवल 2 बातें लिखी। नंबर 1, हमारे जो रामायण महाभारत के ग्रंथ हैं वो मिथ्या नहीं, सच्चाई है, दैट इज द रियल हिस्ट्री। आप क्या कहेंगे हिस्ट्री ये होता है वो होता है, उनके लिए इतिहास वो है कि भगवान राम ने तीर चलाया, तीर वहां लगा वगैरह वगैरह, उससे रावण मर गया और भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर आ गए। मुझे बड़ी दया आती है हमारे संयोजकों पे, हमारे जैसे ऑर्डिनरी वक्ताओं को बुलाने के लिए उनको जेट एयरवेज की टिकट खरीदना पड़ता है। अरे पुष्पक विमान होता तो आराम से फोकट में बैठ के आ जाते। तो खैर वाई सुदर्शन राव जी हमको ये बताते हैं कि भाई ये माइथोलॉजी तो पूरी हिस्ट्री है, और उससे खतरनाक बात जो बताते हैं कि जाति व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब लोग खुश थे, इसके विरोध में कोई अभिव्यक्ति इतिहास में नहीं दिखती, ऐसा सुदर्शन राव जी कहते हैं। तो अभी सुदर्शन राव जी तक तो मेरी एक्सेस नहीं है, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, विरोध की अभिव्यक्ति कैसे आती? जिन लोगों को आपने दबाया हुआ है उनके शिक्षा के अधिकार ही आपने छीन लिए, तो विरोध की अभिव्यक्ति आपको कहां दिखेगी? जो विरोध करने वाला होता उसका आप अंगूठा कटवा के उसको एकलव्य बना देते हैं, और एक आधुनिक एकलव्य हमको हैदराबाद में रोहित के रूप में आज भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक व्यवस्था, उनका पूरा टारगेट है हिंदू समाज के अंदर के ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्यों को छुपाकर पूरा दोष बाहर डाल देना, एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल प्रॉब्लम्स। यानी मैं बिल्कुल साफ साफ हो जाऊंगा, मेरी व्यवस्था साफ साफ है, कारण केवल दूसरी बात पे है। यहीं अंबेडकर जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की।